नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज पूरा मार्केट एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स पर फोकस था। एचडीएफसी बैंक ने सबको एक्साइट कर दिया इस सैटरडे के रिजल्ट्स के साथ। फर्स्ट एवर बोनस शेयर और स्पेशल डिविडेंड का प्रपोजल भी टेबल होने वाला है। एचडीएफसी लाइफ के अच्छे नंबर्स ने प्रूव किया कि कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर की स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रही है। वहीं एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर्स थोड़े फिसले। लिस्टिंग के बाद पहली बार रिजल्ट्स आए, थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन मैनेजमेंट का फोकस क्लियर है। इंश्योरेंस की बात हो ही रही है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के रिजल्ट्स भी आए, लेकिन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। और स्पॉटलाइट में रहा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। एक बड़ी एक्विजिशन के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में एक्टिविटी देखने को मिली। तो आज के वीडियो में मिलेंगे आपको एचडीएफसी ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप और डिक्सॉन जैसे हैवी वेट्स का लेटेस्ट अपडेट्स, तो एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप ज़रूर डाउनलोड करो ताकि हर हॉट मार्केट अपडेट मिले आपको सिर्फ एक ही टैप पे। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर्स आज इंट्राडे ट्रेड में 1% से ज़्यादा बढ़ गए, जब बैंक ने अनाउंस किया कि वो इस सैटरडे अपने Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड और बोनस इशू का डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लेगा। मुंबई बेस्ड एचडीएफसी बैंक सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा नाम है। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स है। बैंक को इंडिया के 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में गिना जाता है। इस महीने की शुरुआत में एचडीएफसी बैंक ने अपने Q1 का ऑपरेशनल अपडेट दिया था। उसमें एवरेज ग्रॉस एडवांसेस में 6.7% का ग्रोथ देखने को मिला। वहीं डिपॉजिट्स भी ईयर ऑन ईयर 16.2% बढ़े और कासा डिपॉजिट्स, जो बैंक के लिए लो कॉस्ट फंडिंग का एक मेजर सोर्स होता है, उसमें 8.5% का जंप आया। अब सबकी नज़र Q1 रिजल्ट्स पर है जो इस सैटरडे 19 जुलाई को आने वाले हैं। एडवांसेस और डिपॉजिट्स के स्टेबल ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बोर्ड से एक और बड़ी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो इस बार स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगा। आखिरी बार एचडीएफसी बैंक ने अगस्त 2019 में स्पेशल डिविडेंड दिया था ₹5 पर शेयर। एचडीएफसी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग बैंक रहा है। पैंडेमिक के अलावा हर साल डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। बोर्ड इस बार बोनस शेयर इशू पर भी डिसीजन लेने वाला है। अगर अप्रूव होता है तो ये एचडीएफसी बैंक का पहला बोनस शेयर इशू होगा। अपने 38 साल के इतिहास में बैंक ने कभी बोनस शेयर्स नहीं दिए। सिर्फ 2 बार स्टॉक स्प्लिट किए हैं, 2011 में 5:1 और 2019 में 1:1 रेशियो में। लेकिन बोनस शेयर्स स्टॉक स्प्लिट से अलग होते हैं। ये डायरेक्टली शेयर होल्डिंग को डेमोक्रेटाइज करते हैं और लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं। आज के टाइम में एचडीएफसी बैंक के पास 3.6 मिलियन से ज़्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स है जो बैंक की 10.3% इक्विटी होल्ड करते हैं। ऐसे में अगर बोनस इशू आता है तो स्टॉक ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकता है और रिटेल पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टर बेस दोनों में बूस्ट आने की संभावना है। स्पेशल डिविडेंड प्लस बोनस शेयर्स दोनों का एक साथ प्रपोजल, वो भी Q1 रिजल्ट्स के जस्ट पहले, ये सिग्नल देता है कि एचडीएफसी बैंक अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के साथ साथ मार्केट में अपना पोजीशनिंग और इन्वेस्टर अपील दोनों स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक के एनबीएफसी सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल के Q1 रिजल्ट्स और जानते हैं कि आज स्टॉक क्यों गिरा। कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन स्टॉक गिरा क्योंकि प्रोविजंस बढ़ गए और एसेट क्वालिटी वीक हुई। लोन ग्रोथ अच्छी रही, सपोर्टेड बाय द ग्रोथ इन कस्टमर फ्रेंचाइज जो बढ़कर 20.1 मिलियन तक पहुंच गया है। हेल्दी लोन ग्रोथ और स्टेबल मार्जिन के चलते एनआईआई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े, पर प्रॉफिट गिरा क्योंकि प्रोविजन 63% तक बढ़ गए। क्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कम हुए हैं, जिसकी वजह से एसेट क्वालिटी पर प्रेशर आया। इसका असर रिटर्न ऑन एसेट्स पर भी हुआ, जो ईयर ऑन ईयर गिरकर 2.2% रहा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक की एनबीएफसी सब्सिडरी है जो इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का लोन पोर्टफोलियो या एसेट अंडर मैनेजमेंट अब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। एचडीबी पूरे इंडिया में अपना बिजनेस 1771 ब्रांचेस के नेटवर्क के थ्रू चलाता है, जो 1166 सिटीज़ और टाउन्स में स्प्रेड है। कंपनी की 90% इनकम लेंडिंग बिजनेस से आती है। इस बिजनेस के थ्रू एचडीबी लोगों को पर्सनल लोन्स देता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, अप्लायंसेस, 2 व्हीलर या कार खरीदने के लिए। स्मॉल शॉप ओनर्स और बिजनेसेस को भी लोन्स देता है
उनका बिजनेस बढ़ाने या डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। साथ ही एचडीबी ट्रैक्टर, ट्रक और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदने के लिए भी लोन्स देता है। मैनेजमेंट का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। उनका कहना है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और रूरल डिमांड भी वापस आ रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट आगे बढ़ेंगे। अभी क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, पर यह मेनली कमर्शियल व्हीकल्स और अनसिक्योर्ड लोन्स सेगमेंट की वजह से है, जो Q1 में आम बात है। कंपनी इन एरियाज़ को बेटर बनाने पर काम कर रही है और अगले क्वार्टर्स में सिचुएशन इंप्रूव होने की उम्मीद है। कंपनी को लगता है कि Q2 FY26 से इंटरेस्ट रेट कट से फ़ायदा मिलेगा, जिसका असर मार्जिन्स पे अच्छा पड़ेगा। ओवरऑल कंपनी ने शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए क्लियर प्लान बनाया है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए भी कॉन्फिडेंट है। HDFC लाइफ शेयर्स अब 2% ऑन अपबीट Q1 रिजल्ट्स। एक और HDFC ग्रुप स्टॉक फोकस में था, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। उसके शेयर्स अब 2% तक बढ़ गए क्योंकि कंपनी के Q1 रिजल्ट्स हर एंगल से स्ट्रॉन्ग रहे। HDFC लाइफ जो 2000 में शुरू हुई थी, इंडिया की टॉप 3 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। ये कंपनी HDFC बैंक और स्टैंडर्ड लाइफ UK का जॉइंट वेंचर है। HDFC लाइफ लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस देती है, जैसे प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एन्युइटी और हेल्थ इंश्योरेंस। ये इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों टाइप्स के कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी का ऑल इंडिया प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग है, विथ 500+ पार्टनर्स अक्रॉस बैंक्स एंड नॉन बैंक अलायंसेस विथ 41,000 पार्टनर ब्रांचेस। कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुआ। ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान स्टेडी रहा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस, और प्रोटेक्शन प्लान्स का शेयर भी अच्छा रहा। जून 2025 तक HDFC लाइफ का एसेट अंडर मैनेजमेंट 15% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 3.6 लाख करोड़ हो गया। कंपनी का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस या VNB भी 13% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 8,100 करोड़ तक पहुंचा, ऑल्दो ये एस्टिमेट से थोड़ा सा कम है। VNB मार्जिन्स 25.1% रहे, जो एस्टिमेट से कम थे, मेनली लोअर यील्ड प्रोडक्ट्स के हायर शेयर की वजह से। कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू या EV भी स्ट्रॉन्ग 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 58,400 करोड़ तक पहुंचा, जिसका रिटर्न ऑन EV या ROEV 17.6% रहा। एक और अच्छी खबर ये थी कि Q1 में जो नए कस्टमर्स आए, उनमें 70% फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बायर्स थे, जो Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज से थे। Q1 की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि H2 या सेकेंड हाफ में और भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट FY26 का ओवरऑल ग्रोथ FY25 से थोड़ा नीचे रह सकता है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 23,000 नए एजेंट्स ऐड किए टू फ्यूल एक्सपेंशन। इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी एक बड़ा ग्रोथ फेज एंटर कर रही है, थैंक्स टू यंग पॉपुलेशन, राइजिंग मिडिल क्लास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। HDFC लाइफ इस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। कंपनी अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। प्रोडक्ट मिक्स डाइवर्सिफाई करना, क्रॉस सेल और अपसेल ड्राइव करना और HDFC बैंक के डिजिटल एसेट्स का यूज करना। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के Q1 रिजल्ट्स इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतर पाए, जिसके बाद कंपनी के शेयर्स में 2% की गिरावट देखी गई। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। ये एक जॉइंट वेंचर है ICICI बैंक और UK बेस्ड प्रूडेंशियल PLC ग्रुप के प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के बीच। कंपनी लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को ऑफर करती है। ICICI प्रूडेंशियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अच्छा यूज़ किया है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। ICICI बैंक के साथ इसका बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप इसके ग्रोथ का एक की ड्राइवर रहा है। Q1 FY26 में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का APE 5% गिरा। इसका मेन रीज़न था बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल Q1 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में इस साल के नंबर्स वीक दिख रहे हैं। दूसरा रीज़न था मार्केट वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट अनसर्टेन था, इसलिए लोगों ने ULIP जैसे मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसका इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ा। इस क्वार्टर में VNB मार्जिन 24.5% रहा, जो एक्सपेक्टेशन से बेटर था। मार्जिन में इंप्रूवमेंट इसीलिए आया क्योंकि ULIP का कंट्रीब्यूशन कम था और रिटेल प्रोटेक्शन और नॉन लिंक पॉलिसीज जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की सेल्स ज़्यादा हुई।
क्योंकि ओवरऑल नई पॉलिसीज कम बेची गई, इसके लिए टोटल वीएनबी भी 3.2% ईयर ऑन ईयर गिरा और रुपीज़ 2.6 बिलियन पर आया। पॉजिटिव बात यह रही कि कंपनी का AUM 5% बढ़कर रुपीज़ 3,245 बिलियन हो गया, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा सिग्नल है। मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट ईयर के हाई बेस इफेक्ट के चलते नियर टर्म ग्रोथ प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन उनका फोकस अब भी क्लियर है, वीएनबी ग्रोथ को सस्टेन करना और लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करना। मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि ULIP डिमांड फिलहाल म्यूटेड है और लास्ट ईयर जैसे शार्प रिबाउंड की उम्मीद नहीं की जा रही है। मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान कस्टमर्स अक्सर कंजर्वेटिव बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ULIP डिमांड वापस आने की पूरी संभावना है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रही है और ICICI प्रूडेंशियल जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर के पास ये गोल्डन मौका है कि वो बढ़ती डिमांड का पूरा फायदा उठा सके। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में 4% की तेजी आई जब कंपनी ने 2 स्ट्रैटेजिक डील्स अनाउंस किया। ट्यूसडे को डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने 2 अग्रीमेंट साइन किए, एक जॉइंट वेंचर और एक एक्विजिशन, दोनों चाइनीज कंपनीज के साथ। जॉइंट वेंचर डिक्सॉन ने चोंगिंग यूहाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है जॉइंट वेंचर बनाने के लिए इंडिया में। डिक्सॉन 74% ओनरशिप रखेगा और चोंगविंग के पास 26% होगा। ये जॉइंट वेंचर लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, LOT डिवाइसेस, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और अदर अग्रीड कैटेगरीज के लिए प्रिसिजन पार्ट्स बनाएगा और सप्लाई करेगा। एक्विजिशन डिक्सॉन ने कुनशान क्यू टेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 51% स्टेक एक्वायर करने के लिए अग्रीमेंट किया है। इस एक्विजिशन से डिक्सॉन अपनी टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे कैमरा मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करेगा, जिसका कैपेसिटी लगभग 4 मिलियन यूनिट्स पर मंथ है। ये डिक्सॉन की प्रेजेंस कंपोनेंट मार्केट में मजबूत करेगा और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, जो फेमस ग्लोबल ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स और सिक्योरिटीज कैमरा डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के कई मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स है, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाता है। इन डील्स के साथ डिक्सॉन के पास अब 5 चाइनीज़ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स है, जहां वो हर बिजनेस का आधा या उससे ज़्यादा का हिस्सा रखता है। लेकिन ये डील्स तभी आगे बढ़ेगी जब सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूव करेगी। इसके थ्रू डिक्सॉन ने स्मार्टफोन्स में ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए कैमरा मॉड्यूल्स और फ़ोन केसेस बनाने में कदम बढ़ाया है। इससे कंपनी को ज़्यादा कमाई होगी और जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स के साथ मिलकर प्रॉफिट भी इंप्रूव हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं डेली मार्केट अपडेट। इंडियन मार्केट्स आज फ्लैट खुले कल के पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद, जहां 4 दिन की लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक हुई थी। सपोर्ट मिला जून रिटेल इन्फ्लेशन के शार्प फॉल से, जो गिरकर सिर्फ 2.1% पर आया, 77 मंथ का लो। ग्लोबल मार्केट्स भी लार्जली म्यूटेड रहे क्योंकि यूएस कोर इन्फ्लेशन जून में बढ़ गया, जिसके बाद फेड के अर्ली रेट कट की उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। FIIs ने 2 दिन की सेलिंग के बाद कल फिर से नेट बाइंग की, जबकि DIIs ने 7 दिन से लगातार बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यू किया है। लेकिन जुलाई 2025 के मंथ टू डेट डेटा के मुताबिक FIIs ने अब तक 2106 करोड़ के इक्विटीज़ बेचे हैं। रुपी ने कल गेन किया था क्योंकि डॉलर वीक था और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी सॉफ्ट रहे, लेकिन आज रुपी 17 पैसे नीचे 85.98 पर ओपन हुआ, ग्लोबल क्यूज और डॉलर के फिर से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। गोल्ड प्राइसेस भी थोड़े सॉफ्ट हुए क्योंकि इन्वेस्टर्स ने US इन्फ्लेशन डेटा से पहले प्रॉफिट बुकिंग की। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस गिर गए क्योंकि US क्रूड इन्वेंट्रीज में अनएक्सपेक्टेड जंप आया और ट्रंप के रशिया को 50 दिन का डेडलाइन देने के बाद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर टेंशन थोड़ा कम हुआ, जिससे सप्लाई कंसर्न को थोड़ा ईज किया। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.